हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आर डी प्रजापति। स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल के आज 6 जून 2020 के करंट अफेयर्स के वीडियो में। दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे अंत तक देखिए। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अब चलते हैं आज के मोटिवेशन विंडो की ओर, जहाँ हम चर्चा करते हैं डेली एक मोटिवेशन कोट की। जो कि आज हमने मोटिवेशन कोट रखा है वो है, यदि आप कोई लक्ष्य लेकर चले हो तो सोच लो। यदि आप कोई लक्ष्य लेकर चले हो तो सोच लो, उस रास्ते में भटकाव के समंदर भी आएंगे। हाँ दोस्तों, ये सही है कि कोई भी लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं तो बीच बीच में उसमें कुछ न कुछ भटकाव आते हैं, कुछ रुकावटें आती हैं, लेकिन उन रुकावटों भटकावों या परेशानियों से परेशान होकर के हमको उस लक्ष्य को छोड़ना नहीं है। हमें लगातार मेहनत करते रहना है और स्मार्ट मेहनत करनी है, मतलब उसके लिए कुछ प्लानिंग्स करनी है। ऐसा नहीं हम पीछे हट जाएंगे, कोई भी छोटी मोटी परेशानी आई, भटकाव आया और छोड़ दिया उस रास्ते को, तो ऐसा नहीं है। अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, एनर्जेटिक रखना है, ताकि हम अपना लक्ष्य हासिल कर सके। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए आज के मोटिवेशन कोट के साथ में, जो कि बेस्ट मोटिवेशन कोट है आज का। और इसी के साथ में शुरू कर लेते हैं आज 6 जून 2020 के करंट अफेयर्स का वीडियो। हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस दवा के उपयोग के रोक के बाद पुनः परीक्षण का निर्णय लिया है? ऑप्शन है रेमडेसिविर और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, पेरामीवीर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पे अभी हाल ही में WHO ने रोक लगा दी थी इसके उपयोग पर, लेकिन हाँ, रोक लगाने के बाद में अभी दोबारा से इसके परीक्षण पर कार्य चालू करने के लिए मतलब निर्णय लिया गया है WHO द्वारा। तो मतलब इसकी जो उपयोगिता है या फिर इसका प्रभाव क्या हो रहा है कोविड-19 के इलाज में, उसको जांचने के लिए एक परीक्षण दोबारा से शुरू किया है। और अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और लेसेंट जैसे अन्य कोई मुख्य पत्रिकाओं ने चिकित्सा पेशेवर की सलाह के बिना दवाओं के उपयोग के बारे में चेतावनी दी थी। और इसी बात को लेकर के WHO ने जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो दवा है, उसको कोविड-19 के इलाज के रूप में उपयोग में लेने से रोक लगा दी थी। ठीक है दोस्तों, अब WHO की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका जो है मुख्यालय है। और वर्तमान अध्यक्ष है टेड्रोस अधनोम। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फार्माकोपिया आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है। यह आयोग किस मंत्रालय के अधीन आता है? मतलब जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने फार्माकोपिया नाम से एक आयोग है, उसको पुनर्स्थापना, ये पहले से एक आयोग था लेकिन अभी उसको पुनर्स्थापन किया, मतलब कुछ न कुछ उसमें चेंज किया है, तो उसको मंजूरी दी है मंत्रालय ने। और ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? ये ऑप्शंस है गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। जो अभी हाल ही में जो पुनर्स्थापन किया जा रहा है फार्माकोपिया आयोग, वो आयुष मंत्रालय के अधीन आता है। आइए इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स है वो चर्चा कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने फार्माकोपिया आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है। और बात करें तो आयुष मंत्रालय के तहत भारतीय चिकित्सा होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया आयोग को कैबिनेट ने फिर से स्थापना करने की मंजूरी दे दी है। और इसकी मतलब ये गठन इसका कब हुआ, कैसे हुआ, वो देख लेते हैं। तो इस आयोग का गठन फार्माकोपिया लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन और होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी का विलय करके, मतलब इन दोनों जो लेबोरेटरी है, जो पहला नाम है फार्माकोपिया लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन और एक है होम्योपैथी फार्माकोपिया लेबोरेटरी, जी, इन दोनों का विलय करके ये है फार्माकोपिया आयोग बनाया गया है। और ये आयोग जो है 2010 से कार्यरत है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून, 4 जून, 3 जून, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हर वर्ष जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इसकी कोई बेसिक डिटेल्स है वो चेक कर लेते हैं। तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है 5 जून को। और पर्यावरण की सुरक्षा तथा महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और ये दिन विश्व भर में 1974 से मनाया जा रहा है, मतलब पहली बार 1974 में मनाया गया था। और इस बार की जो थीम थी वो है समय और प्रकृति, मतलब 2020 में जो मनाया गया है विश्व पर्यावरण दिवस, वो समय और प्रकृति थीम को लेकर के मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो भारत सरकार ने शहरी क्षेत्र में वनावरण बढ़ाने के उद्देश्य से किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? ऑप्शन है नगर वन विकास, नगर वनावरण, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है दोस्तों। नगर वन जो है, इस कार्यक्रम की स्थापना की गई है, शुरुआत की गई है भारत सरकार के द्वारा, ताकि शहरी जो क्षेत्र हैं उनमें भी वन बढ़ाए जा सके, वन क्षेत्र बढ़ाए जा सके।
और ये पर्यावरण के लिए ही है। और जो आज जो 5 जून है, इस दिन है विश्व पर्यावरण दिवस, और इसी के मौके पर यह है शुरुआत की गई है। ठीक है, तो ये क्यों किया गया है? विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वनावरण बढ़ाने के उद्देश्य से नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। नगर वन यानी कि शहरी वन कार्यक्रम देश भर के 200 निगमों और शहरों के साथ में शुरू किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री की बात करें तो वो हैं प्रकाश जावड़ेकर, जो कि आप फोटो देख रहे हैं। तो आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, इनकी फ़ोटो बार बार आती रहती है, तो मतलब सवाल भी आते रहते हैं, तो जैसे आप फोटो देख लेते हैं तो ये आपको ज़रूर से याद हो जाएंगे। यानी कि केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री है वो है प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो किस राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने का ऐलान किया है? ऑप्शन है केरल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में जो केरल सरकार है उसने गरीबी रेखा से जो नीचे लोग हैं उन लोगों को फ्री में इंटरनेट प्रदान करने का ऐलान किया है। और इसकी कोई बेसिक डिटेल है वो चेक कर लेते हैं। तो केरल सरकार ने किया है, और केरल सरकार ने जो केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना है उसको अपनी महत्वाकांक्षी ब्रॉडबैंड योजना घोषित किया है, मतलब सरकारी योजना के तहत इसको लिया है। और इस परियोजना के तहत केरल में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले सभी नागरिकों को मुफ्त में हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। इस तरह की सुविधा देने वाला भारत मतलब जो केरल है वह भारत देश का सबसे पहला राज्य हो जाएगा। मतलब जो गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए अगर इंटरनेट की सेवा दे रहा है कोई राज्य, तो वह सर्वप्रथम देने वाला केरल राज्य होगा। ठीक है, अब चलते हैं इसकी और डिटेल। तो केरल 2019 में इंटरनेट सभी नागरिकों का एक मौलिक अधिकार है, मतलब इस तरह की घोषणा की थी केरल ने कि इंटरनेट सभी नागरिकों का एक मौलिक अधिकार है। और इस बात की जो घोषणा करने वाला है वो भी देश का पहला राज्य है, वो है केरल। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली केरल राज्य में किस तरह से गरीबी रेखा से नीचे वाले जो लोग हैं उनके लिए इंटरनेट सुविधा की जा रही है। अब बात कर लेते हैं केरल की कुछ बेसिक डिटेल्स की, तथा जो भारत के मैप में केरल की क्या स्थिति है। तो सबसे पहले डिटेल चेक करते हैं। तो राजधानी तिरुवनंतपुरम है केरल की, सबसे बड़ा जिला भी तिरुवनंतपुरम है। केरल में राज्यों की संख्या 14 है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है, और केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। और विधानसभा की 140 सीटें हैं दोस्तों, राज्यसभा की 9 सीटें तथा लोकसभा की 20 सीटें हैं। और भारत के मैप में कर लेते हैं केरल की, हमारे भारत के मैप में कहाँ पर स्थित है। तो आप रेड कलर में देख रहे हैं ये है केरल। इधर देखें तो ये अरब सागर है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है कर्नाटका, और यहाँ मतलब जो केरल के टच में है ये है, यहाँ पर है तमिलनाडु। ठीक है, मैं सही से नहीं दिखा पा रहा एक्चुअली, यहाँ पर पेन नीचे नहीं जा रहा है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं मतलब इसके आसपास के राज्य कौन कौन से हैं, इसकी स्थिति भारत के मैप में कहाँ पर है। ठीक है, और अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में किस बैंक के द्वारा पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने अभी हाल ही में घोषणा की है कि पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा। और इसकी कोई बेसिक डिटेल है वो चेक कर लेते हैं कि क्या है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी कि PIDF के गठन का ऐलान किया है। और रिजर्व बैंक ने टायर 3 से टायर 6 केंद्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में पॉइंट ऑफ सेल यानी कि आप POS मशीन की बात करते वो वाली है इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करने के लिए तथा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की है। और इस फंड से क्या होगा, मतलब डिजिटल पेमेंट जो है उसको प्रोत्साहन मिलेगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि डिजिटल इंडिया का जो अभियान चल रहा है देश में, उस अभियान के तहत यह भी एक कार्य है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है, जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बना रहा है। मतलब ये क्या है, फंड जो है बैंकों को प्रोवाइड किया जाएगा ताकि बैंक इस तरह का डेवलपमेंट कर सके, डिजिटलाइज कर सके। और बात कर लेते हैं तो इस फंड के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है बैंक द्वारा 250 करोड़ रुपए का प्रारंभिक योगदान दिया जाएगा, जो कुल राशि का आधा भाग यानी कि 500 करोड़ रुपए का इसमें जो है प्रावधान किया गया है, जिसमें से 250 करोड़ रुपए की राशि अभी तक योगदान में दी जा चुकी है। ठीक है, अब चलते हैं इसके रिजर्व बैंक की बात कर लेते हैं। तो स्थापना 1 अप्रैल 1935 को ही मुंबई में मुख्यालय है, और RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास। और ये आप लोगो देख रहे हैं, ये है भारतीय रिजर्व बैंक का लोगो, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेरा वेतन नामक मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य में शुरू किया गया है?
ऑप्शन है राजस्थान, केरल, जम्मू और कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जम्मू और कश्मीर में मेरा वेतन नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जो कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए है। मतलब वो अपना वेतन जो है उसको ट्रैक कर सकते हैं। इसको सैलरी ट्रैकर के नाम से बोलेंगे। सैलरी ट्रैकर मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है मेरा वेतन, और इस एप्लीकेशन का ये पहला वर्जन है, यानी पहला संस्करण है। मेरा वेतन एप्लीकेशन से दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात जो कर्मचारी है जिनकी पहुंच डीडीओ तक नहीं है, मतलब इनका जो सीनियर डिपार्टमेंट होगा, वह आसानी से इस एप्लीकेशन में अपने वेतन से संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह है मेरा वेतन जो एप्लीकेशन है उसका इंटरफेस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में आयोजित की गई वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेज़बानी किस देश ने की है? तो ऑप्शन है भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 हुई है उसकी मेज़बानी ब्रिटेन देश ने की है दोस्तों। और इसकी कोई बेसिक डिटेल है वो चेक कर लेते हैं। तो वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेज़बानी ब्रिटेन देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा की गई है। और भारत की तरफ से अगर समिट में कोई प्रतिनिधित्व किया है तो वो किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस समिट में मतलब लगभग 50 देशों ने भाग लिया है। और भारत ने इस समिट के दौरान 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण सहयोग के लिए योगदान देने की घोषणा की है। मतलब अभी जो कोविड-19 महामारी चल रही है और इस कारण से टीका विकसित करने की बातें चल रही है पूरे वैश्विक स्तर पर, ऐसे में ही जो ये वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट हुई है तो इसमें भी भारत ने जो है सहयोग राशि देने का ऐलान किया है 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य की पुलिस द्वारा डिप्रेशन से ग्रस्त पुलिस कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है? किस राज्य के पुलिस द्वारा डिप्रेशन से ग्रस्त पुलिसकर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया गया है? तो ऑप्शन है छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। तो जो छत्तीसगढ़ सरकार है उसने अभी हाल ही में स्पंदन अभियान शुरू किया है। जो पुलिसकर्मी है जो कि डिप्रेशन में होते हैं और उनके लिए मतलब जो है उनको किस तरह से डिप्रेशन से बाहर लाया जा सके उसके लिए एक स्पंदन अभियान चलाया गया है। तो बात कर लेते हैं इसकी कोई बेसिक डिटेल्स है उनकी। तो पुलिसकर्मियों में मानसिक तनाव और डिप्रेशन की जांच करने तथा उनके लिए कंसल्टेंसी, म्यूजिक और जो उपयोग है उनकी व्यवस्था के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस ने स्पंदन नामक अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, और बात करें तो पिछले 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ में करीब 50 से अधिक पुलिसकर्मियों के आत्महत्या के मामले आ चुके हैं। मतलब डिप्रेशन के कारण कम से कम भी 50 जो पुलिसकर्मी हैं छत्तीसगढ़ में अब तक आत्महत्या कर चुके हैं। इस कारण से ये अभियान शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा। डिप्रेशन के कारण अपने सहयोगियों पर भी कई पुलिस वाले हमला कर देते हैं। बस इसी चीज़ के कारण जो है छत्तीसगढ़ पुलिस ने स्पंदन अभियान की शुरुआत की है। और ठीक है, ये बात हो गई कि स्पंदन अभियान क्यों शुरू किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया। और छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ की कुछ बेसिक डिटेल है। गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। राजधानी है रायपुर, जिले हैं 28, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल छत्तीसगढ़ के हैं अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ की राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 हैं और विधानसभा की 90 सीटें हैं। आप भारत के मैप में छत्तीसगढ़ की स्थिति देख सकते हैं, रेड कलर में दी हुई है। और जो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं जहाँ मैं मार्क कर रखा हूँ, यहाँ पर है मध्य प्रदेश। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है जो यहाँ पर है आप देख रहे हैं ये है बिहार, ये है बिहार है, यहाँ पे झारखंड है। और इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर है उड़ीसा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है ये क्या है, निकाल यूँ तो अटक गया यार, कहाँ से कर वीडियो।
झारखंड है यार। तो दोस्तों बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। हमारे भारत के मैप में तो आप रेड कलर में देख रहे हैं, यहाँ पर जो दिखाया हुआ है वो है छत्तीसगढ़। और इधर आप बात करेंगे तो यहाँ पर मध्य प्रदेश है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे देखेंगे तो फिर गलत हो गया क्या, उत्तर प्रदेश इधर बिहार के नीचे झारखंड है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं भारत के मैप में छत्तीसगढ़ की। तो यहाँ पर आप रेड कलर में देख रहे हैं, यह है छत्तीसगढ़। यहाँ पर मध्य प्रदेश है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, यहाँ बिहार है, ये झारखंड है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं यह है उड़ीसा। और इधर आप देखेंगे ये तेलंगाना है, इधर महाराष्ट्र की सीमा छत्तीसगढ़ के साथ में लगती है। तो आप इसको मतलब जैसे खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं इसको, ठीक है। इसकी डिटेल्स यहाँ पर आप दी ही हैं, तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अनवर सागर का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र के दिग्गज थे? ऑप्शन है गीतकार, संगीतकार, फिल्मकार, इनमें से कोई नहीं। तो जो अनवर सागर हैं उनका निधन हो गया है, और ये गीतकार थे और बहुत ही प्रसिद्ध गीतकार थे। मतलब इन्होंने प्रसिद्ध फिल्मों के लिए गीत लिखे हैं। अनवर सागर हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और डिटेल चेक करें यहाँ पे, तो ये प्रसिद्ध गीतकार और इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी लिमिटेड के अध्यक्ष थे। और बात करें तो उन्होंने कई प्रसिद्ध फिल्मों के लिए गीत लिखे हैं, जैसे आ गले लग जा, विजय पथ, याराना, सलामी इत्यादि फिल्मों के लिए मतलब अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं इन्होंने। और ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज 6 जून 2020 के करंट अफेयर्स। आपको कैसा लगा आप ज़रूर से बताइए। आपको पसंद आया तो आप लाइक करिए, और चैनल को मतलब जैसे वीडियोज़ को आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में लेते हैं विदाई। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।